प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चुरू में चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा 10 साल का शासन केवल ट्रेलर, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी। विरोधियों पर जमकर किया वार। कहा भाजपा संकल्प पत्र लाती है, सभी संकल्पों को करती है पूरा। कांग्रेस ने जारी किया लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र। 5 न्याय से जुड़ी 25 गारंटियों को न्याय पत्र में किया शामिल। गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, किसानों को एमएसपी की गारंटी समेत तमाम वादों की भरमार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सभी के कल्याण का रखा गया है ख्याल। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी का पलटवार। कहा जिस कांग्रेस ने 55 साल अन्याय किया उसे अपने घोषणा पत्र का नाम रखा है न्याय पत्र। 370, यूसीसी, सीएए, 3 तलाक पर चुप्पी पर उठाए सवाल। कहा 4 पीढ़ियों तक राज करने के बाद अब ख्वाबों और ख्यालों का मौका मिलने पर कर दिखाएंगे, ऐसी कर रहे हैं बात। बीजेपी की ओर से धुआंधार प्रचार का काम तेज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड में कई रैलियों को किया संबोधित। कांग्रेस पर किया वार तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कई रैलियां करके गिनाई सरकार की उपलब्धियां। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना ने हासन से एनडीए उम्मीदवार के तौर पर भरा पर्चा। इंडिया गठबंधन के नेताओं का प्रचार अभियान तेज। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अलीपुरदुआर की रैली में भाजपा पर साधा निशाना। तमिलनाडु में डीएमके का प्रचार जारी। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी भी गठबंधन में शामिल। आरजेडी ने अपने कोटे की 3 सीटें दी। शराब घोटाले में ईडी ने हफ्ते में 5 बार वकीलों से मुलाकात की इजाजत की। केजरीवाल की याचिका का किया विरोध। कहा इसका मकसद जेल से सरकार चलाना। बीजेपी ने संजय सिंह पर जमानत की शर्तों के उल्लंघन का लगाया आरोप। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता से जेल में पूछताछ करने की सीबीआई को दी मंजूरी। आरबीआई ने फिर एक बार रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखने का किया फैसला। साल 2024-25 के लिए विकास दर 7% रहने की जताई उम्मीद। कहा महंगाई में कमी का सिलसिला रहेगा जारी और आरबीआई विकास को देता रहेगा बढ़ावा। रिटेल महंगाई 4.5% रहने का अनुमान। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट की सुविधा को और विस्तार देने का किया ऐलान। अब यूपीआई यूजर्स जल्द ही कैश डिपॉजिट मशीन पर यूपीआई के जरिए अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकेंगे पैसे। जल्दी यूपीआई में थर्ड पार्टी एप्स को भी मिलेगी परमिशन। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में चुरू में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विकासशील योजनाओं का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने प्रत्येक परिवार के लिए आवास, शौचालय और स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड में काम किया। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बावजूद भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में सफल हो सका है। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। मोदी 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 मोदी। भीषण सर्दी और गर्मी पड़ने के लिए विख्यात चुरू में शुक्रवार का तापमान लोगों के मनमाफिक ही था। मौसम के इस मिजाज को भांपते हुए पीएम मोदी ने लोगों से अपनी मन की बात ही कह दी और उनसे भाजपा प्रत्याशियों को जीत दिलाने की अपील की। उन्होंने इंडी गठबंधन के तुष्टीकरण की नीति पर हमला बोला और कहा कि देश हित से भी ज्यादा कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण को प्राथमिकता दी। पीएम ने आगे कहा कि इन्होंने अदालत में जाकर प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताया और जब पूरा देश रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा था तब कांग्रेस पार्टी खुलेआम आस्था का अपमान कर रही थी। पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुलेआम हमारी आस्था का अपमान कर रही थी। हमारा देश, हमारी आस्था, इनका इतना घोर अपमान ये देश सह नहीं सकता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है। मोदी की गारंटी कैसे और कितनी रफ्तार से पूरी होती है, राजस्थान उसका एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र जारी नहीं करती बल्कि संकल्प पत्र लेकर आती है। पीएम ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं पर सिर्फ अपना हित देखने का आरोप लगाया। जब तक इंडी अलायंस के लोग सत्ता में रहे, इन्होंने हमारे जवानों के हाथ बांध कर रखे। दुश्मन हमला करके चला जाता था, ये जवानों को जवाब देने की इजाजत नहीं देते थे। आज दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। पीएम मोदी ने कहा कि पूरा देश विकसित राष्ट्र बनने के लिए काम कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए दशकों से लंबित मूलभूत जरूरतों को पूरा किया। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। 2019 की सभा की बात को फिर से दोहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूरू में चुनावी रैली का शंखनाद करते हुए कहा कि पूरी दुनिया ताज्जुब कर रही है कि भारत कैसे इतनी तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन यकीन मानिए ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। कैमरामैन AK और उत्तम के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज, चूरू। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया है। भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस के न्याय पत्र को अन्याय पत्र करार दिया है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया है कि व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को वो बढ़ावा देगी। ये सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने आखिरी दांव खेल रही हैं। इसी बीच कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई बड़े कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस मुख्यालय में न्याय पत्र जारी किया गया। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया है। घोषणा पत्र में पार्टी के 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय को शामिल किया गया है। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में आरक्षण सीमा को खत्म कर रिजर्वेशन कोटा को बढ़ाने का वादा किया है। घोषणा पत्र में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण और गरीब लड़कियों को सालाना 1 लाख रुपए की मदद देने का वादा किया गया है। वहीं युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया गया है। कांग्रेस ने मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है। कांग्रेस ने किसानों के लिए MSP पर कानून बनाने का भी वादा किया है। पार्टी ने जातिगत जनगणना कराने का अपना वादा इस घोषणा पत्र में फिर दोहराया है। घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की भी बात कही गई है। साथ ही अग्निपथ योजना को खत्म करने और सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य भर्ती प्रक्रिया की पुरानी प्रक्रिया को बहाल किए जाने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में दावा किया गया है कि पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भी कपड़ा, भोजन, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की पसंद की स्वतंत्रता हो। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के न्याय पत्र को अन्याय पत्र की संज्ञा देते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन में समाज के हर वर्ग के साथ अन्याय किया है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र का नाम रखा है न्याय पत्र।
मतलब 55 साल तो अन्याय किए हैं मान लिए हैं, जिन्होंने भारत की सामाजिक समरसता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की योग्यता के साथ कभी न्याय नहीं किया, और मजे की बात विदेशी फोटो लगाते हैं। कांग्रेस ने का घोषणा पत्र, जिसको न्याय पत्र नाम दिया है, कांग्रेस अन्याय के पहाड़ पे बैठी हुई सदैव पूरी देश के किसान, गरीब, मजदूर, युवा सबके साथ अन्याय करते हुए उन्होंने अपना समय गुजारा है। भले ही कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं, युवाओं, गरीबों और श्रमिकों के लिए कई लुभावने वादे किए हैं, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र से सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम देने का वादा गायब है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कांग्रेस की सरकारों ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का ऐलान किया था। धीरज कुमार के साथ जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। चुनावी प्रचार रफ्तार पकड़ रहा है। सभी दलों के दिग्गज नेता गर्मी की तपिश के बावजूद चुनावी मैदान में मतदाता तक पहुंचने के लिए प्रयास में अपने जुटे हुए हैं। एनडीए की बात करें तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के हरिद्वार में थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ और बागपत में चुनाव प्रचार किया, तो वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने केरल के अट्टिंगल लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों का प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के हरिद्वार में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि घोटाले के मामले में कांग्रेस ने न जल छोड़ा, न थल और न ही नभ। ऐसा कोई लोक नहीं जो कांग्रेस के घोटालों से अछूता हो। कांग्रेस ने न आकाश छोड़ा, न नभ, न जल, न थल, न पाताल, कोई लोक नहीं छोड़े जहां भ्रष्टाचार नहीं किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ और बागपत में चुनावी सभाएं कर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। उन्होंने राज्य में सुशासन की बात करते हुए कहा कि उपद्रव के लिए जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। पर्व और त्योहार कोई भी हो, शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासित तरीके से संपन्न हो रहे हैं। उपद्रव के लिए जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश उपद्रव के लिए नहीं, आज उत्सव प्रदेश बन गया है। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष और कोयम्बटूर से उम्मीदवार के अन्नामलाई ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में रोड शो किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने केरल के अट्टिगल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के लिए चुनाव प्रचार किया और रोड शो कर भाजपा के पक्ष में लोगों से मतदान का आग्रह किया। Sending Muralidharan ji to Lok Sabha is in your interest, Kerala's interest. Modi ji wants him there. Please make this happen. I'll rely on you. कर्नाटक के मांड्या से बीजेपी समर्थित सांसद सुमालता औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गयी। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि किसी भी गठबंधन में मामूली मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन हमें इस चुनाव में एकजुट होकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि मांड्या में बीजेपी जेडीएस गठबंधन के उम्मीदवार एचडी कुमारस्वामी का वो भरपूर समर्थन करेंगी। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा अपने पोते और मौजूदा सांसद प्रज्वल रेवन्ना के साथ कर्नाटक के हासन संसदीय क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने पहुंचे, तो हासन में समर्थकों की अभूतपूर्व भीड़ उमड़ी। गौरतलब है कि कर्नाटक के हासन में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। प्रज्वल रेवन्ना साल 2019 में हासन से पहली बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे और हासन से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विपक्षी गठबंधन में विभिन्न दलों के नेता प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन, विभिन्न लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार अपने प्रचार के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं। चुनावी गहमागहमी के बीच चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को नोटिस जारी कर 8 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन भी प्रचार में जोर शोर से जुटा है। इस कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अलीपुर द्वार में एक जनसभा को संबोधित किया। ममता बनर्जी ने भाजपा की गारंटी पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 बार भाजपा जीती है, उन्होंने चाय बागान के लाखों मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया।
बीजेपी का गारंटी 0। आज तक कुछ किया है? 2 साल बीजेपी जीता है, एमएलए जीता है, एमपी जीता है नॉर्थ बंगाल से। चाय बागान का 10 लाख मजदूर का खाना बंद कर दिया था। पश्चिम बंगाल के दक्षिण कोलकाता से सीपीआई-एम उम्मीदवार सायरा शाह हलीम ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने रोड शो भी किया। सायरा शाह अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की भतीजी हैं। तमिलनाडु में चेन्नई मध्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से डीएमडीके उम्मीदवार बी पार्थ सारथी ने रोड शो किया। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को नोटिस जारी किया है और उन्हें 8 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। आतिशी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि भाजपा ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने का आग्रह किया है, जिसका खंडन करते हुए बीजेपी ने विरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के मुकेश सहनी को आखिरकार ठौर मिल गया। वो इंडी गठबंधन का हिस्सा बन गए हैं। आरजेडी ने अपने कोटे से वीआईपी को 3 सीट दे दी हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी खगड़िया से पिछली बार लोकसभा चुनाव हार गए थे। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को आरजेडी ने झंझारपुर, गोपालगंज और मोतिहारी की सीटें दे दी हैं। तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यालय में मुकेश सहनी का स्वागत करते हुए कहा कि हमारा गठबंधन लोकसभा के अलावा बिहार के विधानसभा के लिए भी है। जो लोग नारा लगा रहे हैं 400 पार का, इस बार बिहार की धरती उनको धूल छटाने का काम करेगी। और हमने कई बार कहा है कि बिहार जो है वो चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। उधर हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अब की बार एनडीए 200 से नीचे सीटों पर सिमटी नजर आएगी। वहीं पश्चिम बंगाल के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के पंजीकरण को लेकर भरे जाने वाले प्रपत्रों को सुविधाजनक बनाया है। मतदाता सूची में सुधार के लिए साल में क्रमशः 4 बार 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर का समय निर्धारित किया गया है। मतदाता सूची में अब 1 साल में 4 बार नाम जुड़वा सकते हैं या हटा सकते हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 कार्यक्रम के अनुसार 19 अप्रैल को पहले चरण के होने वाले मतदान के लिए 1 जनवरी 2024 की मतदाता सूची का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि बाकी चरणों के लिए मतदान के लिए 1 अप्रैल की संशोधित मतदाता सूची का इस्तेमाल होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लंबे समय से रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है। इस बार भी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट को 6.5 पर स्थिर रखने का फैसला किया गया। साल 2024-25 के लिए विकास दर 7% रहने की उम्मीद जताई गई है। साथ ही आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट की सुविधा को और विस्तारित करने का ऐलान किया है। फिलहाल आपके होम लोन की ईएमआई नहीं बढ़ेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक 3 अप्रैल से शुरू हुई थी और शुक्रवार को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक समीक्षा बैठक के नतीजों का ऐलान करते हुए मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 6.50% पर स्थिर रखने का फैसला लिया है। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the Reserve Bank MPC decided by a majority of 5-1 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%.
आरबीआई ने करीब एक साल से रेपो रेट 6.50% पर स्थिर रखा हुआ है। आरबीआई ने रेपो रेट आखिरी बार पिछले साल फरवरी 2023 में 0.25% की बढ़ोतरी कर 6.25% से 6.50% कर दिया था। रेपो रेट वह होती है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को कर्ज देता है। रेपो रेट के घटने या बढ़ने का सीधा असर बैंकों के लोन के ब्याज दरों पर पड़ता है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि भू राजनीतिक परिस्थितियां और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक कर्ज का ऊंचा स्तर बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन भारत में मजबूत विकास दर और वित्तीय अनुशासन से स्थिति काफी मजबूत है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 16 माह के उच्चतम स्तर पर है। सर्विस सेक्टर में भी अच्छी प्रगति दर्ज की गई। साल 2023-24 में बैंकों और दूसरे स्रोतों से कमर्शियल सेक्टर को 31.2 लाख करोड़ का कर्ज मिला। ग्रामीण इलाकों में मांग बढ़ रही है। असंगठित क्षेत्र में सुधार और निवेश में बढ़ोतरी हो रही है। साल 2024-25 के लिए विकास दर 7% रहने की उम्मीद है। पहली तिमाही में 7.1%, दूसरी तिमाही में 6.9%, तीसरे और चौथे तिमाही में जीडीपी विकास दर 7% रहेगी। रिजर्व बैंक ने कहा कि महंगाई में कमी का सिलसिला जारी रहेगा और आरबीआई विकास को बढ़ावा देता रहेगा। रिजर्व बैंक के मुताबिक सामान्य मानसून की स्थिति में रिटेल महंगाई 4.5% रहने की उम्मीद है। बैंक ने पहली तिमाही में रिटेल महंगाई दर 4.9%, दूसरी तिमाही में 3.8%, तीसरी तिमाही में 4.6% और चौथी तिमाही में 4.5% रहने की उम्मीद जताई है। CPI inflation for the current year 24-25 is projected at 4.5%, with Q1 at 4.9%, Q2 at 3.8%, Q3 at 4.6% and Q4 at 4.5%. आरबीआई के मुताबिक 2023-24 में शुद्ध एफपीआई निवेश 46.1 अरब डॉलर रहा, जबकि बीते 2 सालों में निवेश बाहर गया था। मार्च 29 तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार 645.6 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर पर रहा। रिजर्व बैंक ने कहा कि देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही यूपीआई यूजर एटीएम के जरिए कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे कि यूपीआई के जरिए एटीएम से कैश विथड्रॉ किया जा सकता है। शक्तिकांत दास ने कहा कि जल्द ही यूपीआई में थर्ड पार्टी एप्स को भी परमिशन मिलेगी। थर्ड पार्टी एप्स की परमिशन मिल जाने के बाद यूपीआई पेमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। मुंबई से श्यामा मिश्रा और दिल्ली से अजय मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने मौद्रिक नीति की निर्णयों का स्वागत किया है। संजीव सान्याल ने कहा कि वर्ष 2024-25 के लिए 7% विकास दर का अनुमान काफी अच्छा है, जो बेहद संतुलित आर्थिक विकास का संकेत है। महंगाई दर नीचे आ चुकी है, लेकिन उस पर अभी भी निगरानी रखने की ज़रूरत है। ज़्यादातर दाम नियंत्रण में है, फिर भी खाद्य पदार्थों के जो दाम हैं उन पे निगरानी रखनी चाहिए। तो मैं सहमत हूं कि अभी भी जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंटरेस्ट रेट वगैरह, जो रिपो रेट इत्यादि जो उन्होंने एक ही स्तर पे रखा है, वो सही निर्णय है। और जो उन्होंने आगे के लिए जो फोरकास्ट भी दिया है कि इस वित्तीय वर्ष में 7% के दर पे हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, वो भी मेरे ख्याल से वो सही है। मोटा मोटी इसी ताल पे हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। अग्निबाण SORTED मिशन, इसका प्रक्षेपण शनिवार सुबह 6:05 पर किया जाएगा। यह प्रक्षेपण अग्निकुल लॉन्च पैड सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से होगा। अग्निबाण SORTED यानी सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर एक रॉकेट है जो भारत के नए सेमी क्रायोजेनिक इंजन अग्निलेट और रॉकेट की तकनीक क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। अग्निलेट दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। अग्निबाण SORTED किसी निजी लॉन्च पैड से भारत का यह पहला लॉन्च होगा। और देश में कैंसर के उपचार के लिए पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी की शुरुआत हो चुकी है। यह जीन आधारित थेरेपी ब्लड कैंसर समेत विभिन्न कैंसर के इलाज में मददगार साबित होगी। यह बेहद किफायती भी होगी। कैंसर के विरुद्ध लड़ाई में इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। मेक इन इंडिया की पहल पर बनी इस थेरेपी के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुनिया की सबसे सस्ती थेरेपी है, जो आने वाले समय में कैंसर के मरीजों को वरदान साबित हो सकती है।
जानलेवा बीमारी कैंसर की वजह से हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इस बीमारी के सस्ते सुलभ इलाज के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी विकास के चलते कैंसर के इलाज में बड़ी सफलता मिली है। अब इसी क्रम में भारत ने कैंसर के इलाज का स्वदेशी तरीका इजाद किया है। टाटा मेमोरियल सेंटर और IIT बॉम्बे ने कैंसर के इलाज के लिए एक नई तकनीक CAR-T का आविष्कार किया है। भारत में तैयार की गई थेरेपी का नाम है नेक्स्ट CAR-19 CAR-T सेल थेरेपी। CAR-T सेल इम्यूनोथेरेपी और जीन थेरेपी का एक रूप है। इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स और टी सेल्स को निकालकर फिर से बॉडी में अलग अलग तरीके से डाला जाता है। इस प्रक्रिया में टी सेल्स को कैंसर से लड़ने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। इससे शरीर में ही सेल्स को पावरफुल बनाकर कैंसर से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। नेक्स्ट CAR-19 CAR-T सेल थेरेपी रोगी की कोशिकाओं का उपयोग करती है। उन्हें टी कोशिकाओं को सक्रिय करने और ट्यूमर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए प्रयोगशाला में संशोधित किया जाता है। हमने 3 को स्क्रीन किया हुआ है, 3 पेशेंट स्क्रीन है। एक हमने 2 दिन पहले ही हमने एक CAR-T सेल थेरेपी की है। शी इज 70-year-old रिलैप्स्ड लिम्फोमा एंड अभी 2 दिन हो गए हमारे एंड शी इज डूइंग वेरी वेल। नेक्स्ट CAR-19 CAR-T सेल थेरेपी भारत की पहली मेक इन इंडिया CAR-T सेल थेरेपी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जीन आधारित थेरेपी विभिन्न प्रकार के कैंसर को ठीक करने में मदद करेगी। इस थेरेपी की सबसे अच्छी बात ये है कि इससे कैंसर के पूरी तरह ठीक होने की संभावना है। अब तक इस थेरेपी से करीब 150 लोगों का इलाज किया गया है। लिम्फोमा में 50 से 60% तो ल्यूकेमिया में 60 से 70% मरीज ठीक हुए हैं। CAR-T सेल थेरेपी एक नई तरीके की प्रक्रिया है जिसमें आप पेशेंट के खुद के इम्यून सेल्स लेके वेक्टर के साथ मिक्स करके लैब में और वापस उसको ही रीइन्फ्यूज़ किया जाता है, जिससे पेशेंट की खुद की शक्ति से आप कैंसर को हराते हैं। ये CAR-T सेल थेरेपी कुछ ब्लड कैंसर्स जैसे रिलैप्स्ड B एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और रिलैप्स्ड B नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में बहुत ही कारगर है। जो पेशेंट रिलैप्स्ड हो रखे हैं उनकी लाइफ स्पैन 3 से 6 महीने है, लेकिन इस थेरेपी से उन मरीजों को फिर से ठीक होने का एक नया मौका है। करीबन 40 to 60% ऑफ पेशेंट इस थेरेपी से क्योर हो सकते हैं। इस थेरेपी का उपयोग पश्चिमी देशों में किया जाता है, लेकिन बेहद महंगा होने की वजह से भारतीय मरीज इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। इसे देखते हुए देश की दोनों शीर्ष संस्था टाटा मेमोरियल सेंटर और IIT बॉम्बे ने इसे भारत में विकसित करने का काम करना शुरू कर दिया और आखिरकार मेहनत रंग लाई। विशेषज्ञों के मुताबिक विदेश में इस इलाज का खर्च तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए है, जबकि भारत में ये खर्च लगभग 30 से 40 लाख रुपए होगा। अगर हम यही सेल थेरेपी अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड में करते हैं तो वो करीबन 4 to 5 करोड़ में जाएगा पर पर्सन, है ना। मेक इन इंडिया की वजह से जो हुआ है, जो IIT मुंबई और TMH मुंबई के बीच में जो ये कोलैबोरेशन हुआ और ये प्रोडक्ट बन के आया, ये मेक इन इंडिया सारी चीज़ें यहाँ पे है, तो उससे कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस हो गई। तो ऑलमोस्ट 1/4 द प्राइस में अब ये इलाज हो सकता है। CAR-T सेल थेरेपी को चिकित्सा विज्ञान में सबसे अभूतपूर्व प्रगति में से एक माना जा रहा है। भारत ने इस दिशा में प्रगति करते हुए स्वदेशी थेरेपी को विकसित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। केंद्र सरकार ने साल 2024-25 में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार से 50 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य गत वर्ष इन राज्यों से हुई खरीद से 7 गुना ज्यादा है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने चालू विपणन वर्ष में 310 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। इनमें से 50 लाख टन गेहूं की खरीद उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार से होगी। ऐसा होने से PM गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य योजनाओं के तहत जो गेहूं आवंटित होता है उसमें मदद मिलेगी और किसानों की आय में भी इजाफा होगा। की बार गेहूं की फसल बहुत अच्छी है, आसपास के एरिया में बहुत अच्छी फसल है और जो किसान को सरकार सब्सिडी दे रही है खाद बीज और इस पर, उससे किसान भी पसंद है। और जो ये MSP पर 2275 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जा रहा है, इससे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी और किसान प्रसन्न है।
भारतीय खाद्य निगम ने रबी विपणन वर्ष 2024-25 के तहत राजस्थान में 10 मार्च से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू कर दी है। इस बार सरकार का लक्ष्य राजस्थान में 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद करना है। वहीं राज्य सरकार द्वारा गेहूं पर 125 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है। सरकार किसानों का गेहूं कुल 2,400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद रही है। अमूमन हर साल अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होती है, लेकिन किसानों के पास उचित भंडारण सुविधा न होने की वजह से और उन्हें फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मार्च महीने से ही गेहूं की खरीद शुरू कर दी है। भारत सरकार का 3 राज्यों के ऊपर काफी फोकस था, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश की वीट की प्रोक्योरमेंट इन स्टेट्स में ज़्यादा होनी चाहिए। जो परचेज सेंटर होते हैं, जो मंडियां होती हैं किसी भी राज्य में, उनकी संख्या जो पिछली बार 230 थी, इस बार उनको बढ़ा के राज्य सरकार ने 459 कर दिया है। तो लगभग डबल मंडियों की संख्या हो गई है, जिससे कि किसान को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े और उसको पास के ही प्रोक्योरमेंट सेंटर से परचेज करने का, सेल करने का मौका मिले। भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्र में फंसे 27 बांग्लादेशी मछुआरों की जान बचाई और उनको बांग्लादेश को सौंप दिया। भारतीय तटरक्षक बल ने पहले उनकी खराब नाव को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब नाव ठीक नहीं हो पाई तो सभी को सुरक्षित निकाला गया। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने 2 दिन के कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद अगले 1 साल में अपनी कार्य योजना को तैयार कर रहा है। CCRAS कुपोषण, सिकल सेल एनीमिया, कुपोषण के उन्मूलन पर भी काम कर रहा है। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने ICMR, एम्स और देश के अन्य विश्वविद्यालयों के साथ रिसर्च के लिए करार भी किया है। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद के देश भर में इसके 30 संस्थान हैं। हम टोटली लास्ट ईयर का एक्टिविटीज को रिव्यू किए और अगले साल क्या क्या करेंगे प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे अगले साल के लिए हमारा मेजर एक्टिविटीज है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ हम ये मिशन उत्कर्ष के अंदर एनीमिया कुपोषण को मैनेज करने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। हम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ मिलके 100 एकलव्य स्कूल में सिकल सेल को ट्रैक करना और उसमें माल नरिशमेंट को जो स्टूडेंट है उनको मैनेजमेंट करने के लिए दे रहे हैं। हम कई दूसरे यूनिवर्सिटीज़ और नेशनल इंस्टीट्यूट के साथ ICMR के साथ इन पर्टिकुलर हम 2-3 प्रोग्राम करने जा रहे हैं। ICMR के साथ हम एक MOU किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के थ्रू, जो CCRAS इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। हम उसमें ICMR आयुष एडवांस रिसर्च सेंटर एम्स में 5 एम्स को आइडेंटिफाई किया गया है, वहाँ एडवांस रिसर्च सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं अभी। और अब आइए नजर डालते हैं राज्यों की कुछ